हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और कराया भाई 50-60 नंबर का कराया भाई, एक भी अच्छा पेपर नहीं जा रहा। लेकिन आज के एपिसोड की हम जो पहली अपडेट की बात करें ना, तो एक मशक्कत हो रही है मुझे पास होने की और एक मशक्कत कर रही है यहाँ पर रियल मैड्रिड सारी चीज़ों को समेटने की। अब आज की जो स्टोरी हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं ना, थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इससे पहले एंसेलोटी के रिगार्डिंग अभी तक हमको ऐसी कहानी देखने को नहीं मिली। अब देखो, हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, रेलेवो की बात है, जो कि काफ़ी रिलायबल है अगर स्पेनिश रिपोर्ट्स की बात करें, जिसको बार्सा और रियल मैड्रिड दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा रिलायबल माना जाता है। उन्होंने यहाँ पर एक काफ़ी डिटेल्ड रिपोर्ट निकाली और उसमें उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया। सबसे पहले उन्होंने ये चीज़ कहा कि देखो, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे द मोमेंट रियल मैड्रिड एल क्लासिको में हारी थी, फ्लोरेंटिनो पेरेज की कहीं ना कहीं देखो अनबन हो गई थी एंसेलोटी के साथ। और अगर कोचिंग स्टाफ की बात करें, ऐसे में यहाँ पर कड़क शब्द एक्सचेंज हुए और डेफिनेटली यहाँ पर जो मोराल था ड्रेसिंग रूम का, वो भी काफी बैठा हुआ था। और एंसेलोटी को इससे पहले अगर पिछले 1-1.5 साल की बात करें तो ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं था। देखो, कायदे से बात बताऊं तो जो रिसेप्शन होगा फ्लोरेंटिनो पेरेज का, हम तो में से कोई वहां था नहीं, लेकिन जस्टिफाइड भी था, क्योंकि रियल मैड्रिड कब फाइनल में हार रही है ना। आने वाले 6 महीने में 6 ट्रॉफीज के लिए कंपीट करेंगे, टीम खेल नहीं रही है ढंग का। रियल मैड्रिड फाइनल में हार रही है और वो भी बार्सिलोना से हार रही है, और उसके ऊपर भी जैसा खेल के आए थे, देखो डांट तो बनती थी, चाहे कोई होता। सही बताऊं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो जिडान भी वहां उस टीम का मैनेजर होता तो उसको भी क्रिटिसाइज करना बनता था। लेकिन कहीं ना कहीं इसके बाद जो हम आगे की कहानी को अगर फॉरवर्ड करें ना, तो यहां पर ये बताया जाता है कि देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही मैच एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इस समय कार्लो एंसेलोटी और बोर्ड के बीच में क्यों यहां पर एक बेस्ट केमिस्ट्री हमको देखने को नहीं मिल रही। कहीं ना कहीं टीम रिक्रूटमेंट, अब ये सब कह रहे हैं रियल मैड्रिड भैया टीम रिक्रूट करो, रिक्रूट करो, रिक्रूट करो, प्लेयर लेके आओ भाई, तुम अपडेट क्यों नहीं कर रहे अपनी टीम को। ठीक है, चैंपियन लीग ला लीगा जीत गए, लेकिन अपग्रेड नाम की कोई चीज होती है नहीं होती है। और उस पर कार्लो एंसेलोटी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये कह दे कि हमको तो जरूरत नहीं है और हम तो अब सीधा समर ट्रांसफर विंडो में देखेंगे। ये सच है कि झूठ है, इसका तो पता नहीं, लेकिन डेफिनेटली रिपोर्ट में कहा गया कि कार्लो एंसेलोटी को रिक्रूटमेंट चाहिए। और रियल मैड्रिड ये हवाला दे रही है कि भाई बेलिंगम के लिए पैसे बचा रहे हैं और एम्बापे के लिए पैसे बचा रहे हैं, तो रिक्रूटमेंट तो होने से ना रही, ऐसा होता है। अब यहां पर कहीं ना कहीं जो बकचोदी है ना, वो ये है कि अब रिक्रूटमेंट तो कार्लो भी चाहता है, लेकिन खुशी की बात नहीं है, क्योंकि यहां पर ना 2 बंदे हैं। तुमको पता है रियल मैड्रिड में ऐसा तो है नहीं कि मैनेजर की ट्रांसफर चलती है यहां पर 2 बंदों की है। एक है फ्लोरेंटिनो पेरेज और दूसरा यहां पर कलाफत, जिसकी वजह से हम यहां पर विनी, रोड्रिगो और एंड्रिक की डील को साइन कर पाए। या फिर कह सकते हैं कि ब्राजीलियन रिक्रूटमेंट की बात करें तो सबसे बड़ा हाथ इन भाई साहब का है। अब सबसे अच्छी चीज है कि ऊपर से देखने को लगेगा कि यार कार्लो एंसेलोटी को तो भाई प्लेयर चाहिए और हमको भी चाहिए फैंस को। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जहां कार्लो एंसेलोटी ये मानता है कि भैया देखो अटैक में हमको रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, वहीं कलाफत ये मानता है कि फुल बैक इज दी सिचुएशन। फुल बैक एक ऐसी जगह है जहां पर भैया हमको रिक्रूटमेंट ताबड़तोड़ चाहिए, और यहीं पर ही मिसमैच हो गया। तो भाई देखो, सीधी बात बताऊं, मैं इसमें कलाफत की साइड हूं। यस, अटैकिंग में बेंजेमा को बहुत क्रिटिसाइज कर रहा हूं, तो विनीसियस को भी क्रिटिसाइज कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां रिक्रूटमेंट कर दो। दी ओनली टाइम मेरे को सही में लग रहा था कि हमको रिक्रूटमेंट की जरूरत है वो जब गैब्रियल जेसूस आना चाह रहा था। देखो, गैब्रियल जेसूस को सेकंड फिडल खिला के ये हो जाता ना, तो बहुत बढ़िया चीज हो जाती, और वो लगभग साइन हो भी गया था अगर वीजा का इशू ना होता। बस आर्सेनल भी फिर टपक गया और उसने कन्विंस भी कर लिया। लेकिन उसके बाद मेरे को सही में ऐसा भी लगता नहीं है कि हम अटैक में हमको किसी को लेके आना है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे पास विनी है, करीम बेंजेमा है और इधर रोड्रिगो है। ऐसे में हम कितना ही बड़ा प्लेयर लेके आ जाएंगे, जो कि देखो हमको 2 टाइप का प्लेयर चाहिए। एक वो जो बहुत बड़ा ना हो क्योंकि हम उसको खिला नहीं पाएंगे, और दूसरा वो जो कि बड़ा ना होते हुए भी इंपैक्ट डाल दे। उसका प्राइम एग्जांपल डेनी सेबायोस है। अभी बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है, इतना बड़ा प्लेयर नहीं है कि हम यहाँ पर चुआमेनी, लुका मॉड्रिच, टोनी क्रूस या फिर हम बात करें कामाविंगा, उसके अहेड खिलाने की हर हफ्ते बात कर दे। लेकिन ऐसा प्लेयर भी है जो कि एट द एंड ऑफ द डे हमको मदद करता है। साथ ही अगर यहाँ पर बात करें कि ठीक है चलो मान के लिए आए कि हम रिक्रूटमेंट कर भी लेते हैं बेंजेमा वगैरह की परफॉर्मेंस को देख के, कल को अगर किलियन एम्बापे को लेकर कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, फिर क्या करेंगे? फिर रियल मैड्रिड क्या करेगी? उस प्लेयर का क्या होगा? क्योंकि आज के टाइम में ट्रांसफर मार्केट ये कोई सेलर मार्केट तो है नहीं जहां पर बस बेचे जा रहे हैं। इट्स अ बायर मार्केट, यानी कि डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है, प्लेयर्स है नहीं और पैसा चाहिए। ऐसे में कहीं ना कहीं तब रियल मैड्रिड क्या करेगी? और उसके 2 साल बाद जब एंड्रिक 80 मिलियन का आएगा तो तब क्या करेगी?
लेकिन अगर हम फुल बैक्स की बात करें तो वहां पर जरूरत है और वहां पर हम निपटा भी रहे हैं। क्योंकि सही बात बताऊं तो एक्चुअली में हमारी जो सिचुएशन स्ट्रैटेजी थी वो बिल्कुल खराब गई है। क्योंकि जहां हमने ये मान के चला था कि ठीक है अलावा हमारा लेफ्ट बैक खेल सकता है, मेंडी बाहर निकल जाएगा, रूडिगर सेंटर बैक पे है, लेकिन ये काम कर नहीं रहा क्योंकि रूडिगर अभी तक जस्टिफाई नहीं कर पाया है। अलावा इंजर्ड है, फर्लैंड मेंडी ने तो बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं किया है और उधर से राइट बैक की सिचुएशन भी बेकार हो गई है। ऐसे में रियल मैड्रिड फ्रान गार्सिया को लेकर आ रही है। इस पूरी रिपोर्ट की अगर समरी की बात करें तो कार्लो एंसेलोटी ये मानता है कि हाँ जॉब पे खतरा तो है और ऐसे में रियल मैड्रिड और वो बैठेंगे साथ में सीजन के बाद और डिसाइड करेंगे कि भैया कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। लेकिन कार्लो एंसेलोटी के रिगार्डिंग ये स्टोरी देखने में मेरे को एक चीज तो कंफर्म लग रही है कि जॉब पे भैया देखो खतरा है और समर ट्रांसफर विंडो के बाद हमको जाता हुआ भी दिख सकता है। ये इस पर डिपेंड करता है कि क्या ब्राजील नेशनल टीम कार्लो को सही में कन्विंस कर सकती है और क्या सही मायने में जिडान एक्चुअली में आना प्रेफर करता है, ये देखने वाली बात है। खैर अगर इसी के बाद अपनी नेक्स्ट अपडेट की बात करें तुमको चैप्टर्स मिलते रहेंगे। वो आती है पर अल नसर से भाई उसका मैनेजर अपने इंटरव्यू में कहता है कि देखो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जो फर्स्ट हाफ में मिस था ना उसकी वजह से कहीं ना कहीं गेम की सिचुएशन पलट गई। इसको पावर है इतनी बोलने की मतलब लाइक देखो चांस तो मिस किया था बड़े भैया ने और कायदे से जैसा मैंने कल भी बात करा यार भाई इट्स नॉट अबाउट दैट वन पर्टिकुलर शॉट कि रोनाल्डो ने वो मिस कर दिया। भाई ये अल नसर नहीं, ये अल बवासीर गेम खेल रहे हैं, ये बहुत हुतिया गेम खेल रहे हैं भाई। इट्स नॉट अब ना 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 भैया ना 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 ना। बट उसके बाद हम अगर पूरे गेम की बात करें तो एक हाईलाइट ये थी और इस पर बहुत चर्चा हो रही है भाई कि अल नसर के मैनेजर ने यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लेके ब्लेम करा है। हाउएवर मैंने उसमें ज़्यादा कोई बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी देखा नहीं है बट मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस कर लिया, थंबनेल में भी डाल दूंगा मैं। लेकिन साथ ही भाई यहाँ पर लियोनेल मेसी के नाम से चैंट किया गया था तो वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ओर सुलग गई होगी लेकिन इसी के साथ बात करते हैं थोड़ी सी मेसी की। कोई अपडेट नहीं है, मैं तुम्हारे एक बार रिफ्रेश करवा देता हूँ। देखो मैनेजिंग बारसा तुमको क्यों नहीं पढ़ना उसका प्राइम एग्जाम्पल बता देता हूँ। मैंने जेरार्ड रोमेरो की ट्वीट देखो टुश तो मैं स्ट्रीम नहीं देख सकता क्योंकि मैं समझ में नहीं आएगा कि वो हमारा भाई साहब क्या कह रहा है, लेकिन सही बताऊं उसने अपने ट्विटर हैंडल पे या फिर किसी और ने कुछ उसको मेंशन नहीं करा हुआ, कुछ नहीं हो रहा, सब सो रहे हैं, कोई हिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसके बीच में मैनेजिंग बारसा अभी बिल्कुल भाई 1 घंटे पहले जिंदा नंगा आदमी वो ये कह रहा है कि जेरार्ड रोमेरो ने एक बार फिर से कंफर्म कर दिया कि लियोनेल मेसी पीएसजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर रहा और बार्सिलोना आएगी। क्या बकचोदी कर रहा है भाई तू। और ठीक उसी के जस्ट थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं कि रशाद रहमान ने एक बार फिर से रिट्वीट कर दिया फेब्रिजियो रोमानो का कोट, यस लियोनेल मेसी पीएसजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने वाला है, एज ऑफ नाउ डिले हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों में कोई प्रॉब्लम हो रही है। नहीं पढ़ना उसको। इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पर किलियन एम्बापे की तो भाई हाल ही में मार्सा ने एक रिपोर्ट डाली कि किलियन एम्बापे पीएसजी रुक सकता है। अब ये तो पता है तुमको कि पीएसजी रुक ही जाएगा क्योंकि अगर मतलब वही है चलेगी कहानी, रियल मैड्रिड थोड़ा सा पुश करेगी, किलियन एम्बापे पुश करेगी, मीडिया बहुत ज़्यादा पुश करेगी, फिर मैं अपनी वीडियो में बहुत ज़्यादा पुश करूँगा, लेकिन अल्टीमेटली होना कुछ है नहीं। अब किलियन एम्बापे की यहाँ पर एक स्टोरी है ना वो ये है कि देखो हाल ही में मैंने तुमको पिछले एपिसोड में बताया था कि कैसे मैनचेस्टर सिटी काफ़ी सारे प्लेयर यहाँ पर शायद से सिटी को छोड़ सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा नाम है वो आता है बर्नार्डो सिल्वा का। अब एम्बापे ये मानता है कि देखो भैया तुम मेरे को कॉम्पिटिटिव टीम बनाओ जो यूसीएल में डोमिनेट करेगी और मैं उसका लीडर होना चाहिए, तो मैं तो तुम्हारे साथ रुक जाऊंगा। और पीएसजी के अगर हम हालात की बात करें तो वो भी कुछ खास उखाड़ेगी नहीं अगर एम्बापे को ये सब चाहिए होगा। ये अलग बात है कि इसमें लियोनेल मेसी और नेमार इनकी ईगोस को क्या होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन ऐसे में बर्नार्डो सिल्वा को रिक्रूट करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी मान के चल रहा है क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के साथ काम भी किया हुआ है मोनाको 2015-16 की सीजन में। लेकिन इस सारी सिचुएशन में बारसा क्या करेगी, रोटी थोड़ी सेकेगी। खैर लालीगा ने बारसा को अलग धमकी दे दी कि भैया देखो एक आधा लीवर वीवर खींच दो तो खींच दो, क्योंकि साइन तो करने नहीं दे रहे। ऐसे में रूबन नेवेस का आ रहा है, बर्नार्डो सिल्वा का तुमको पता ही है हिसाब बनेगा ही बनेगा, और मार्कोस अलोंसो का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर रिन्यू किया गया है, मतलब किया जा रहा है, तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं कल के एक मैच की, वो आता है यहाँ पर आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी का। मैंने एंजॉय किया, मैंने 50-60 मिनट का मैच देखा, उसके बाद गोल हुआ। मैं चूतिया हूँ, मैं मतलब मेरा सुबह पेपर था और मैं 50-60 मिनट का मैच देख रहा हूँ, उसमें तो भाई टक्कर का मैच था। अब नेतन आके वो गोल सिटी ने यहाँ पर एच कर दिया। लेकिन इस मैच में काफ़ी सारी चीज़ें हमको देखने को मिली। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आर्सेनल भाई प्रिपेयर्ड है सिटी के लिए। यस भाई आर्सेनल की काफ़ी रोटेटेड स्क्वाड थी और वो भी सिटी के साथ नेक टू नेक हेड टू हेड गई थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिटी बेकार खेली। देखो सिटी ने एक बार फिर से बता दिया साइकोलॉजिकली भी और फिजिकली भी कि वो एक कैपेबिलिटी रखते हैं कि वो सीजन को कभी पलट सकते हैं, और आर्सेनल को मेंटल ब्रेकडाउन नहीं होना। भाई इस गेम ठीक है आप एफए कप से बाहर हो गए, लेकिन आप मेंटल टोल नहीं ले सकते। यहां से आपने 1-2 गेम का भी स्लिप ले लिया ना भैया, सिटी इस समय भूखी
खूनी भेड़िया दिख रही है मेरे को, जो कि आपके बस स्लिप का वेट कर रही है। साथ ही मैंने एक चीज़ और नोटिस करी कि भाई द मोमेंट अल्वारेज आया काफ़ी अच्छा उसने इंपैक्ट डाला। एक ये है कि जॉन स्टोन्स की इंजरी, भाई लेट्स होप कि वो इंजर्ड ना हो, क्योंकि सिटी में अगर जॉन स्टोन्स इंजर्ड हो गया तो बहुत बवाल हो जाएगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा बवाल हो जाएगा। एक चीज़ मेरे को ये भी अच्छी लगी किस तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करें आर्सेनल का जो मैन टू मैन प्रेसिंग था, उसने केविन डे ब्रुयने और हालैंड को बहुत टाइम तक साइलेंट, एटलीस्ट जब तक मैंने देखा था तो जब मैंने देखा था तो तब तक तो बहुत शांत है। हाँ ये है कि सिटी का गोलकीपर जब जब लॉन्ग बॉल डाल रहा था तो हालैंड उसको पिक कर पा रहा था, जो कि आर्सेनल के डिफेंस के लिए काफ़ी मुश्किल हो रही थी। उसके बाद यार मैं नहीं बताऊंगा कि लास्ट के 20-30 मिनट में क्या हुआ, तो फायदा कुछ नहीं है, मैं देखा ही नहीं तो मैं कैसे बता सकता हूँ। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं आप थोड़ी सी और ट्रांसफर की। सबसे पहले स्पर्स ने यहाँ पर पेड्रो पोरो की ट्रांसफर डील को रैप अप करते हुए दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट कंफर्म होता हुआ पता ही चल रहा है। इसी के साथ यहाँ पर चेल्सी ने गस्टो की डील को भाई साइन कर लिया और समर ट्रांसफर विंडो में भाई साहब हमारे आ जाएंगे। भाई एक चीज मेरे को समझ में आ रही है, टॉड बोली कुछ करे ना करे भैया यंगस्टर्स को इकट्ठा कर लो, मतलब वो भैया बारूद भर रहा है और फटेगा है कुछ नहीं समर ट्रांसफर विंडो में। ये डील सही में भाई मेरे लिए 9/10 है, ये बहुत जरूरी थी। मतलब गस्टो की मैं बात करूं तो हाँ वीक इन वीक आउट नहीं देखा, लेकिन जितना भी पढ़ रहा हूं मैं उसके बारे में, जितना भी उसके स्टैट्स हैं भाई, ही इज वेरी वेरी एक्सप्लोसिव विंग बैक और फुल बैक, और बहुत सही ताबड़तोड़ मजा आ जाएगा, और 30 मिलियन में, दैट्स इनक्रेडिबल। लेकिन इसी के साथ अगर आर्सेनल की बात करें तो जब चेल्सी की बिड रिजेक्ट कर दी थी ब्राइटन ने कैसिडो के लिए, जो कि लगभग 55 मिलियन की थी, आर्सेनल भाई वापस आई है 60 मिलियन लेके। और इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि कासिडो ने भैया एप्लीकेशन लिख दी, कासिडो ने खत जारी कर दिया भैया पूरे पब्लिक में बताते हुए कि भैया थैंक यू सो मच, लेकिन टाटा बाय बाय गुड बाय, मेरे को जाना है अब नए अपॉर्चुनिटी पे। लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि ब्राइटन ये एक्सेप्ट करने वाली है नहीं करने वाली। लेकिन कल का मैच ये प्राइम एग्जांपल है क्यों आर्सेनल को भैया जरूरत है कैसिडो जैसे प्लेयर की, और 60 मिलियन ये लाइक इनफ है या नहीं ये कह नहीं सकते। लेकिन डेफिनेटली भाई अगर आर्सेनल ट्रांसफर मार्केट में कैसिडो को उठा के ले आती है तो देखना पड़ेगा कि डेक्लन राइस के हंट में वो कितना आगे तक जाएंगे, और डेक्लन राइस और कैसिडो दोनों को ही ले आते हैं तो ये देखना पड़ेगा कि पहला अपना पेटीकोट का नाड़ा कौन बांध रहा है, चेल्सी, यूनाइटेड या स्पर्स। थैंक यू सो मच।